हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। और पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी, वह नील्स बोर के द्वारा दूर की गई। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल और नील्स बोर द्वारा अपने मॉडल को जब नील्स बोर ने सामने रखा, इसके बीच में कुछ ऐसे नए सिद्धांत आ गए थे जिनका उपयोग करके नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करा। और हम रदरफोर्ड के और नील्स बोर के बीच में जो नए नए सिद्धांत आए थे, अब उन्हीं पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी की किताब का अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारा है टॉपिक 2.3.2, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणी प्रकृति यानी कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अब इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश है कि आपको एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्रम से बताते चले जाएं। यदि कहीं पर कोई छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कणी प्रकृति को। किसकी? प्रकाश की, विद्युत चुंबकीय विकिरण की। हमारे साइंस में काफी सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं समय के साथ। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में हमारे बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, जो कहा जाता है कि फिजिक्स में जो सबसे टॉप साइंटिस्ट हैं, जिनको सबसे दिग्गज माना जाता है, दो ही साइंटिस्ट होते हैं। एक होते हैं हमारे आइंस्टीन और दूसरे हमारे होते हैं न्यूटन। तो न्यूटन का अपने समय में काफी बड़ा बोलबाला था, काफी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। वह जो बोल देते थे, पूरा वैज्ञानिक वर्ग क्या होता था, उसे एक राय से स्वीकार कर लेता था। तो न्यूटन ने अपने समय पर यह माना कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। क्या कहा हमने कि न्यूटन ने अपने समय पर यह माना कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और उसके आधार पर उसने क्या करी, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करी। आप जानते हैं परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराना और टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाना, उसी माध्यम पे वापस लौट जाना, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यदि हम एक बॉल लें और बॉल को दीवार की तरफ फेंकें, तो बॉल भी दीवार से ऐसे ही टकरा करके वापस आ जाती है। जो नियम प्रकाश के परावर्तन के लिए लगते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक वही नियम बॉल के लिए भी लगते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने प्रकाश को कण के रूप में स्वीकार किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो न्यूटन की क्या थी? यह थ्योरी थी कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना। इसे लिख लेते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके एग्जांपल्स उसने किससे इसको प्रूव किया? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन दो घटनाओं के द्वारा उसने प्रकाश को कणों के रूप में सिद्ध कर दिया। तो सारा वैज्ञानिक वर्ग इस बात को मान गया कि भाई बिल्कुल न्यूटन कह रहे हैं तो प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर के बना होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, हाइगेंस ने कहा कि नहीं भाई, प्रकाश कणों से मिलकर के नहीं बना हुआ है, प्रकाश तो एक तरंग है। तो स्टार्टिंग में काफी लोगों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाइगेंस ने दो ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की जो कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत यानी कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना है, इस सिद्धांत को लेकर के सिद्ध नहीं हो सकती थी। वो कौन सी दो घटनाएं थी? तो हाइगेंस ने क्या कहा? ये तो क्या था? न्यूटन की बात। और क्या कहा हमने? हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा प्रकाश को तरंग बताया, यानी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्ट किया। और इसने कौन से एग्जाम्पल दिए? इसने एग्जाम्पल लिया व्यतिकरण का। क्या कहते हैं हम? व्यतिकरण। और दूसरा था विवर्तन। अब समझिए व्यतिकरण और विवर्तन क्या हुआ। व्यतिकरण को कहा जाता है इंग्लिश में इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। और विवर्तन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की दो ऐसी घटनाएं थी जिनके द्वारा हाइगेंस ने यह सिद्ध करा कि प्रकाश कणों से मिलकर के नहीं बना है, प्रकाश तरंग है। तो क्या थी ये दोनों घटनाएं, इसको भी समझ लीजिए। व्यतिकरण क्या होता है? जब
दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक ही माध्यम पे चलती है, किसी एक ही दिशा में चलती हैं, किसी एक ही स्थान पर ट्रेवल करती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर वह क्या करती है, आपस में मिलती है। तो उनके मिलने से जहां पर ये प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी वहां पर परिणामी तीव्रता या तो बहुत अधिक हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस घटना को ही हम कहते हैं व्यतिकरण की घटना। जैसे व्यवहारिक जीवन में आपने ध्वनि के व्यतिकरण की घटना देखी होगी। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, जैसे कभी आपने वो कीजिए, हम कहते हैं रेडियो लीजिए, तो रेडियो को हमने यहां पर खड़े होकर के सुनते हैं, कोई स्टेशन एकदम साफ सुनाई देता है। मैं 2 कदम आगे चले जाऊं तो देखते हैं वही सी स्टेशन की जो आवाज होती है वो धीमी पड़ जाती है। फिर किसी नए स्थान पर जाऊं तो फिर तेज हो जाती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि रेडियो जो है वो एक रिसीवर है, उसमें 2 तरंगे आपस में मिल रही हैं। एक तो तरंग आ रही है सीधे ऊपर से टकरा करके, एक डायरेक्ट वेव्स आ रही है। तो 2 तरंगे आपस में मिल करके व्यतिकरण की घटना को घटित कर रही है। तो वहां पर परिणामी तीव्रता जगह जगह पर बदलती है, तो यह व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन होती है प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से टकरा करके मुड़ जाता है तो प्रकाश के अवरोधों के किनारों से टकरा करके मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और इसी घटना के कारण आप देखिए, आपने खिड़की खोली हुई है, सूर्य का प्रकाश सीधे अंदर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश आएगा कमरे का वही हिस्सा चमकेगा, कमरे के बाकी हिस्से को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का वहां परावर्तन तो होता ही है। साथ ही आप देखते होंगे किनारों से जो प्रकाश सीधे आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन प्रकाश थोड़ा सा मुड़ करके भी तब भी फैलता है। तो किनारों से प्रकाश किरण के मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये 2 ऐसी घटनाएं थी जो कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ, न्यूटन ने कण बताया प्रकाश को, तो हाइगेंस ने उसे खंडित करके बता दिया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हाइगेंस के बताने के फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसको कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हम सिद्ध नहीं कर सकते थे। कौन कौन सी घटनाएं थी, पहली घटना थी जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो अपने भीतर से क्या करती है, तरंगों को उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी कि लिखते हैं, गर्म करने पर पिंडों से विकिरण की उत्पत्ति, विकिरण का उत्पन्न होना। दूसरी घटना जिसे हम कहते हैं वो होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। इसके अलावा हम कहते हैं कि वस्तुओं के जो उनकी क्षमता होती है उसको हम उसके ताप के फलन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा भी है। और साथ ही हम कहते हैं हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वह भी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या कहा तीसरा हमने, कह रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रेखीय स्पेक्ट्रम। यह सही देखें, एनसीईआरटी क्या कह रहा है, यह है हाइड्रोजन के संदर्भ परमाणु देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम कर देते हैं सीधे, इतने से ही काम चल जाएगा। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम, अब वो चाहे अवशोषण के संदर्भ में हो, हाइड्रोजन के अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम, इतने। ये कुछ घटनाएं ऐसे थी जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्वीकार करके इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। अब हम इनकी एक सबसे सिंपल जो घटना है पहले इसको समझते हैं, गर्म करने पर पिंड अपने भीतर से विकिरण को कैसे उत्पन्न करता है। देखिए, जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है, पहले इसका वर्णन कर रहे हैं। मैंने किसी एक पिंड लिया, ये हमारा कोई एक पिंड है, इस पिंड को मैंने क्या करा, गर्म किया। तो गर्म करने से पहले मैं एक आपको सामान्य घटना बताता हूं कि जब मैं किसी पिंड को में कोई विकिरण डालता हूं, कोई प्रकाश डालता हूं, कुछ ऊर्जा देता हूं, तो यह पिंड इस प्रकाश को, इस विकिरण के प्रति 3 प्रकार से व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला, तो यह क्या करेगा,
इस विकिरण को जो इसके ऊपर डाला जा रहा है इसको क्या कर लेगा, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है इस विकिरण को। दूसरा हम कहते हैं इस विकिरण को क्या कर लेता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित। और तीसरा यह क्या करता है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि पारगम्य कर देता है, यानी कि ट्रांसमिट कर देता है दूसरी तरफ। इधर से आया और इधर की ओर निकल गया, ये हो गया, तो पारगमन। कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया इस पिंड ने, कुछ हिस्सा परावर्तित कर दिया, चारों तरफ फैला दिया, और कुछ हिस्सा दूसरी तरफ भेज दिया, पार की तरफ भेज दिया। तो सामान्य पिंड इस प्रकार से व्यवहार करता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एक विशेष पिंड की, जिसको हम कहते हैं आदर्श पिंड। अब समझिए आदर्श पिंड क्या होता है, आदर्श पिंड, और जिसे हम कहते हैं कृष्ण पिंड भी कहते हैं। कृष्ण पिंड का अर्थ होता है एक ऐसा पिंड, या आदर्श पिंड का अर्थ होता है कि ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को अवशोषित कर ले अथवा उत्सर्जित कर दे। तो क्या कहा हमने कि एक ऐसा पिंड जो कि समस्त प्रकार के विकिरणों को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकता है, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड या आदर्श पिंड कहते हैं। तो यह भी आपको लिखवा देते हैं, एक ऐसा पिंड जो समस्त विकिरणों को अवशोषित या उत्सर्जित कर सके, ऐसे पिंड को कृष्ण पिंड या आदर्श पिंड कहते हैं, आदर्श पिंड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है एक सामान्य पिंड तो उसके ऊपर जो विकिरण डालते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटता है, कुछ अवशोषित कर लेगा, कुछ परावर्तित कर लेगा, कुछ दूसरी तरफ भेज देगा। लेकिन यदि वो आदर्श पिंड होगा या कृष्ण पिंड होगा तो उस पर जितना विकिरण डालेगा उन सबको पूरा का पूरा वो अवशोषित कर लेगा, और विशेष स्थिति में अपने भीतर से सभी विकिरणों को उत्सर्जित भी कर देगा। तो ये चीज हमारी क्या है, आदर्श पिंड या हम कह सकते हैं कृष्ण पिंड की ये खास बात है। अब हम क्या करते हैं, हमें यह तो पता चल गया कि जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है, अब देखिए यहां पर हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो वो अपने भीतर से विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण यानी कि रेडिएशन निकाल रहा है। वो रेडिएशन क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था, विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों के बारे में बताया था। स्पेक्ट्रम भी क्या, हमने आपको बताया था एक्स किरणों, गामा किरणें, और अलग अलग तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के संदर्भ में आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार की जो किरणें होती हैं, जिसमें गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा, उसके बाद हमने बताया था एक्स किरणें, फिर उसके बाद बताया था अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद हमने बताया था रेडियो वेव्स, सूक्ष्म तरंग या रेडियो वेव्स। ये पिछली बार हमने आपको बताए थे। तो जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो वो अपने भीतर से विकिरण उत्सर्जित करता है। तो क्या कहा हमने, क्योंकि इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पिंड को गर्म करने पर वह अपने भीतर से विकिरण उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। अब इस बात को हमने समझना है। देखिए, जब भी हम किसी पिंड को गर्म करें, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए कहीं पर आप सड़कों में कभी जाएं तो आप देखिए कहीं पर लोहार जो होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, तो वो लोहे को क्या करते हैं, एक कोयलों में डाल करके गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो आप थोड़ा वहां पर खड़े होकर के देखिएगा, जब उस लोहे को कम गर्म किया जाता है तो वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। जब उसको थोड़ा और तेज गर्म करेंगे तो वो गाढ़ा लाल रंग का हो जाता है। जब उसको और गर्म करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सफेद व्हाइटिश हो जाता है, सफेद सा रंग का। और जब उसको और गर्म करते हैं तो वो नीले रंग का बन जाता है, नीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो क्या क्रम बताया, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, फिर किसका होता है, लाल, फिर क्या होता है, सफेद, और लास्ट में कैसा बन जाता है, नीला।
ये बन जाता है। तो ये क्यों बनता है, इसकी हम तह तक जाएंगे। नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। जब हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, कल जब हमने आपको दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम बताया था, तो वहां बताया था दृश्य प्रकाश वो 7 रंग बताए थे, VIBGYOR, जिसमें ये हमारा था बैगनी रंग। इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा सबसे छोटी, लैम्डा का मान सबसे छोटा होता है तरंगदैर्घ्य, और इसके लिए तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा का मान सबसे अधिक होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य का मान इसका सबसे अधिक होता है और इसका सबसे छोटा है, यानी कि यहां से इधर की ओर जाएं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली जाएगी। बैंगनी की सबसे छोटी है, उससे बड़ी इंडिगो की होगी, उससे बड़ी ब्लू की होगी, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य हरे की होगी, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य पीली की होगी, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य नारंगी की होगी, और सबसे बड़ी किसकी होगी, लाल की होगी दृश्य प्रकाश के लिए। तो अब यहां पर समझिए, यहां पर शुरू में जब हल्का गर्म किया था तो कैसा आ रहा था, मान लो गुलाबी क्या लाल ही ले लेते हैं, तो यानी कि तरंगदैर्घ्य क्या थी, सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे मैं और ज्यादा ताप बढ़ाता गया, लास्ट में जो पदार्थ हो गया किस रंग का हो गया, नीले रंग का, यानी कि उससे निकलने वाली तरंगदैर्घ्य छोटी हो गई। तो क्या अर्थ हुआ इसका, कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो उत्सर्जित प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती चली जाती है। इसका अर्थ है कि ताप में, टेम्परेचर में और तरंगदैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ताप बढ़ाओगे, यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होगा तो उस वस्तु का ताप कम होगा, और तरंगदैर्घ्य यदि छोटी होगी तो वस्तु का ताप बढ़ेगा। यहां से मैं ये बात स्पष्ट हो गई। अब जब मैं आपको कहता हूं कि लोहे को हल्का सा गर्म किया था या तेज गर्म किया, वो लाल रंग का हो गया, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि लोहे से केवल लाल रंग की तरंगदैर्घ्य निकल रही है और बाकी रंग की नीली, पीली, हरा, इन रंगों की तरंगदैर्घ्य नहीं निकल रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है, वो केवल भट्टी के गर्म होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह दूं कि परम शून्य ताप जो हमारा होता है, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन जो मैं कह रहा हूं, उस ताप से अधिक जो भी ताप होंगे, हम कहेंगे उस पे क्या होती है, वस्तुएं कुछ ना कुछ उनके अंदर गर्माहट रहती है, कुछ ना कुछ हीट रहती है। तो कोई भी वस्तु है, चाहे मैं हूं, चाहे ये बोर्ड है, चाहे मेरा पेन है, चाहे ये कमरा है, चाहे आप स्वयं भी हो, हम सबके भीतर कुछ ना कुछ ताप जरूर रहता है। और ताप होगा तो हमारे भीतर से क्या निकलेंगे, विकिरणें निकलेंगी, ऊर्जा निकलेगी। अब हमें कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे भीतर से जो विकिरण निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, उनमें से किस रंग की तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी भी वस्तु को गर्म करो, आप चाहे भट्टी में गर्म करो, चाहे उसे सामान्य रूम टेम्परेचर पे रख दो, उसके अंदर से सारी तरंगें निकलेंगी। लेकिन आपको वो वस्तु जिस रंग की दिखाई देगी, इसका अर्थ है कि उस रंग की तरंगदैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा है, बाकी सब तरंगदैर्घ्यों का मान, बाकी सब रंगों की जो तरंगदैर्घ्य है उसका मान थोड़े कम है। और इस बात को यहां हम एक ग्राफ से निरूपित करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने कहा इस प्रकार से एक ग्राफ बनाया, ये हमने कहा किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। और ये तो ताप क्या था, जब ताप क्या हो, T1। यदि वस्तु को मैं गर्म करूं थोड़े ज्यादा ताप से तो क्या आता है, ताप इस प्रकार से आएगा, ग्राफ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो इस ग्राफ में ये जो दो चर हैं कौन कौन से हैं, इस दिशा में जो ये होती है, ये होती है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। और इस दिशा में ये क्या होती है, ये हमारी होती है तीव्रता। क्या है, तीव्रता, जिसे आई यानी कि इंटेंसिटी से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस रंग की तीव्रता जितनी अधिक होगी, मैंने कहा किसी वस्तु को गर्म किया तो उससे सारे रंग के प्रकाश निकल रहे हैं ना, ये वायलेट भी निकल रहा है, इंडिगो भी निकल रहा है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे प्रकाश निकल रहे हैं उससे। मैं खड़ा हूं तो मेरे भीतर से सारे प्रकाश निकल रहे हैं। मैंने शर्ट पहनी है, इस शर्ट से सारे रंग के प्रकाश निकल रहे हैं। लेकिन आपको कौन सा दिख रहा है, आपको यदि नीला दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि इस शर्ट से उत्सर्जित होने वाले, विकिरित होने वाले
समस्त तरंग दैर्घ्यों में जो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य की तीव्रता है वो सबसे ज्यादा है, और बाकी सारे रंग निकल तो रहे हैं लेकिन उनकी तीव्रता क्या है, कम है। तो इसलिए जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी आपको वही रंग दिखाई देगा। ये बोर्ड यदि आपको बोर्ड में नीला दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो इसका अर्थ है कि यहां से सारे रंग निकल रहे थे लेकिन नीले रंग की तीव्रता सबसे अधिक थी, इसलिए आपको ये जो लिखी हुई जगह है ये आपको नीले दिखाई दे रही है। तो इस बात को समझना है, यही यहां पर बताया है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु के ताप में, यानी कि T1 डिग्री पर किसी वस्तु का ताप है, तब उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य तीव्रता में एक ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य इधर की ओर आएंगे तो घटेगी, जैसे जैसे तरंग घटती है वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती है। एक निश्चित मान तक तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद तीव्रता घटती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैंने दूसरी एक वस्तु ली जिसका ताप क्या था, T2 था। इसको भी मैंने तरंग दैर्घ्य इसकी घटाई, तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटाई वैसे वैसे इसकी तीव्रता बढ़ती चलेगी और एक निश्चित बिंदु पर आकर इसका मान अधिकतम हो गया और फिर से घट करके कहां चलेगी, 0 चलेगी। तो यह हमारा क्या है, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता में ग्राफ है। अब यदि हम प्रकाश को केवल तरंग ही माने जैसा कि साइंटिस्ट मान रहे थे, तो ये जो हमारा ग्राफ होता है ये ऐसे नहीं आता। इस ग्राफ को कैसे आना चाहिए था, इसको पूरा यहां तक बना रहा हूं मैं, ये पूरा ग्राफ यहां तक है। अब इस स्थिति में ये जो ग्राफ होता ये ऐसे आता, ऐसे चलना चाहिए था। जो हमारी थ्योरी कहती है, जो हमारे थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो कहते हैं ग्राफ को ऐसे बढ़ते जाना चाहिए यहां से ऊपर की तरफ, ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो ग्राफ का मान तरंग दैर्घ्य घटाने पर ग्राफ का मान बढ़ता चले गया, एक बिंदु पर आकर के उसका मान अधिकतम हो गया तीव्रता का मान, और फिर तीव्रता घट करके कहां पहुंच गई, 0 पर पहुंच गई। तो यह हमारे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से मैच नहीं करते ये सिद्धांत। तो इसलिए वैज्ञानिकों के दिमाग में यह आया कि कहीं ना कहीं तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत में कुछ चीज ऐसी है कि जो मिसिंग है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। और यहीं से शुरुआत हुई प्रकाश के कणिका सिद्धांत की, जो एक बार न्यूटन ने जिस चीज को कहा था उसी सिद्धांत को एक नए साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं प्लांक, मैक्स प्लांक, उन्होंने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अब मैक्स प्लांक के इसी क्वांटम सिद्धांत को यहां हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि किस प्रकार न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उसको रिप्लेस कर दिया हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत से। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण हम यह समझने में मजबूर हो गए कि जो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है वो प्रकाश के पूर्ण व्यवहार को प्रस्तुत नहीं कर रही है। तो फिर से इस फील्ड में नई नई खोजें होने लगी और वहीं पर एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वह छोटे छोटे ऊर्जा के, हम कह सकते हैं बंडल्स या पैकेट्स के रूप में बना हुआ होता है। इसका अर्थ है प्रकाश जिसको कि हम कॉन्टिन्यूस मानते हैं, जिसको हम सतत मानते हैं, वह सतत न होकर के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और इस एक छोटे से कण को इन्होंने नाम दिया क्वांटम। और यह क्वांटम और कुछ नहीं था, यह क्वांटम था ऊर्जा का एक बंडल। और इस बंडल को, इस छोटे से क्वांटम को एक नए नाम से इन्होंने कहा जिसे हम कहते हैं फोटोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं प्लांक की क्वांटम थ्योरी को। तो क्या कहा हमने, इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें एक कण को क्वांटम कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। यह कण ऊर्जा का एक बंडल या पैकेट है जो प्रकाश के वेग से गति करता है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको
कि मैक्स प्लांक ने यह कहा कि प्रकाश जिसको आप एक तरंग मानते हैं, जिसको एक रेडिएशन मानते हैं, वह सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, वह खंडित है। जैसे जल को देखिए आप, जैसे पानी जो होता है जब बहता है तो आप कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, बिल्कुल सतत प्रवाह लगता है हमें। लेकिन यदि हम उसके छोटा सा निकाल लें, जहां चाहे छोटे से हिस्से को अलग निकाल सकते हैं, और छोटे से गिलास में निकाल लें, उस गिलास वाले पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा प्रकाश हमें दिखता तो सतत है, कॉन्टिन्यूस दिखता है, ऐसा लगता है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकाश भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और एक जो छोटा कण है उसको इन्होंने नाम दिया क्वांटम। और क्वांटम क्या है, और कुछ नहीं, ऊर्जा का एक बंडल या पैकेट है। और यह जो चलता है यह प्रकाश का क्योंकि हिस्सा है, क्योंकि यह प्रकाश इन्हीं कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसकी जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी। यानी कि क्वांटम का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और आप जानते हैं प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया कि प्रकाश क्वांटम से मिलकर बना है, आपने ये भी बता दिया कि जो प्रकाश में जो हम क्वांटम की बात कर रहे हैं, इस क्वांटम का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। लेकिन इस क्वांटम जिसको हम ऊर्जा का बंडल कह रहे हैं, इसकी कितनी ऊर्जा है, तो इसकी ऊर्जा भी प्लांक ने बताई थी। ये जो ऊर्जा होती है, एक क्वांटम की ऊर्जा E यदि हम कहें तो E बराबर होता है h न्यू के। क्या कहा हमने, E बराबर h न्यू, जहां h प्लांक नियतांक, h को क्या कहते हैं, प्लांक का नियतांक, और इस h का मान होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसके बराबर होता है। बहुत सी जगह पर इसको 6.63 भी लिख लेते हैं, समझ सकते हो आप। यदि दशमलव के 2 स्थानों तक लेना है, ये 6 से बड़ा है तो एक इधर की ओर आ जाएगा, 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट का मान है। दूसरी जो यहां पर ये हमने बनाया है, ये v की तरह लिख रहा है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। पिछली बार मैंने बताया था आपको, ये न्यू किसको प्रदर्शित करता है, आवृत्ति को। किसकी आवृत्ति, जो ये प्रकाश आ रहा है ये उसकी आवृत्ति है। अब ऐसे मत आप सोचिएगा कि प्रकाश कोई भी उसकी एक ही आवृत्ति होगी, सब प्रकाशों की अलग अलग आवृत्ति होती है। अब हम जो विजिबल लाइट है उसी में हमने कहा था 7 रंग होते हैं प्रकाशों के, और सबकी जो आवृत्ति होती है अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लेकिन उसकी आवृत्ति सबसे कम। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लेकिन उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। यदि तरंग किसी चीज की ज्यादा होगी, किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका अर्थ उस प्रकाश की आवृत्ति क्या है, कम। और जिस प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम। तो जो अलग अलग रंगों का प्रकाश है उन सब की आवृत्तियां अलग अलग होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तो जो न्यू है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपतित प्रकाश की, जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति को। जहां क्या है, न्यू आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक फोटोन की, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक क्वांटम, और इसको हम फोटोन भी कह देते हैं। जो क्वांटम आ रहा है ऊर्जा का पैकेट, वो हो गया हमारा क्वांटम, ऊर्जा का एक पैकेट। उसी को हम नाम दे देते हैं, फोटोन भी नाम दे देते हैं। तो उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर h न्यू, एक फोटोन की। यदि 10 फोटोन होते तो 10 की ऊर्जा क्या होती है, 10 से गुणा कर दीजिए इसको। यदि लाखों फोटोन होते तो 1 लाख से गुणा कर दीजिए इसको, तो कुल ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, क्योंकि उसी से ये चीज क्या है, रिलेटेड है। तो अब हम समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? एक साइंटिस्ट थे जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज। आपकी बुक में बड़ी डिटेल में इस बात को बता रखा है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, कि 1887 में एच हर्ट्ज ने, तो देखिए यहां सन की तो आपको जरूरत नहीं है कि किस सन में क्या हुआ,
तो केवल साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा कि एक साइंटिस्ट थे, हमने कहा कौन से थे, हर्ट्ज। इन्होंने एक प्रयोग किया जिस प्रयोग में कुछ धातुएं ली। धातुएं कौन कौन सी ली? जैसे ली पोटेशियम, रूबिडियम, कौन कौन सी? पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये धातुएं ली और इन धातुओं पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला। क्या करा? इन पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला तो उन्होंने देखा इससे इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। अब प्रयोग कैसा था? क्योंकि ये तो मैंने आपको एक लाइन में स्टेटमेंट दे दिया कि हर्ट्ज ने 1887 में अपने प्रयोग के दौरान देखा कि जब रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम इन धातुओं पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। अब किस प्रकार से यह घटना घटित हुई, इसके प्रयोग को भी हम यहां पर समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक इस प्रकार की इन्होंने एक ट्यूब ले ली। इस ट्यूब पर यहां पर एक प्लेट रख दी और यहां पर हमने एक दूसरी धातु की प्लेट रख दी। वो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम किसी भी धातु की हो सकती थी। और इनको यहां से हमने क्या करा, एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव सोर्स था बैटरी का, ये पॉजिटिव सोर्स था। यहां पर आप कह सकते हैं ये हमने धारा मापी लगा दिया और इसको यहां से घुमा करके यहां पर रख दिया। देखिए इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का हम ये कह रहे हैं कोई कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है। अब हमने क्या करा, हमने यहां से क्या करा, कुछ प्रकाश भेजा, यहां से प्रकाश आपतित कराया। क्या आया यहां से? ये क्या है? प्रकाश। अब जब प्रकाश आपतित करा तो हम देखते हैं कि यहां पर इस धारा मापी में धारा बहने लग जाती है, यानी कि इसमें विक्षेप आ जाता है। इसका अर्थ है परिपथ में क्या बह गई? धारा। जब तक इस प्लेट पर प्रकाश नहीं डाला था तब तक परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला, प्रकाश डाला, ठीक उसी समय क्या होगी, परिपथ में धारा बहनी शुरू हो गई। तो यह क्यों घटित हुआ? इसके घटित होने का एक कारण यह था कि जो यहां से प्रकाश जाते हैं जब वो धातु की सतह पर टकराते हैं तो टकराने के पश्चात वह धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से और यही इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं? इस वाली प्लेट पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये प्लेट क्या है? धनात्मक, ये प्लेट क्या है? ऋणात्मक। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ पहुंच जाते हैं जिससे परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में यहां पर दर्शाया भी गया है। देखिए ये यहां पर दर्शाया गया प्यारे बच्चों, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो कक्ष था, यह वाला जो कक्ष था, इस कक्ष को इन्होंने निर्वातित कक्ष कहा। ये क्या था? निर्वात कक्ष। इसकी हवा निकाल ली थी, इसके अंदर जो भी गैस थी सब बाहर निकाल ली थी, इसमें कोई भी हम कह सकते हैं गैस नहीं थी। जैसे हमने वहां पर देखा था कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि गैसों का आयनीकरण होता था, ये वो सब चीज घटना यहां पर घटित नहीं हो रही। यहां पर परिपथ में धारा का एकमात्र स्रोत है कि जैसे ही आप प्रकाश डाल रहे हैं परिपथ में धारा बह रही है, जैसे ही प्रकाश डालना बंद किया परिपथ में धारा बहनी बंद हो गई। इसका अर्थ है कि इस धातु के प्लेट पर जैसे ही प्रकाश पड़ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इस धातु की प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और वह इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, प्लेट पर क्या है? धन आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, प्लेट का धन आवेश विपरीत आवेश है, तो प्लेट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी और इलेक्ट्रॉन भी प्लेट की ओर आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं, परिपथ में यह प्रोसेस चलता रहता है, परिपथ में धारा बहती है और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। यदि एक शब्द में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो क्या लिखेंगे? किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहा हमने कि किसी धातु के पृष्ठ पर, यह है धातु का पृष्ठ, ये वाली प्लेट, इस पे प्रकाश डाला तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं। अब इस घटना में साइंटिस्टों ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, प्रयोगों के कुछ प्रेक्षण उन्होंने ज्ञात करे। क्या प्रेक्षण थे? पहली बात कि जैसे ही इस पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो क्या कहा पहले मैंने, इससे क्या हुआ, जो प्रेक्षण हमने करे वो क्या थे इन प्रयोगों के, कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी कि टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कुछ धातु के पृष्ठ पर बहुत देर तक प्रकाश डालते रहे तब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के डलने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच में कोई भी टाइम लैग यानी कि समय पश्चात, यानी कि कोई भी समय अंतराल नहीं होता। जैसा कि हम तरंग सिद्धांत में कहते हैं ना कि हमने किसी वस्तु को यदि गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक उसके ऊपर विकिरण डालते जाइए। जैसे हम बर्तन को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, गैस जलाई, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, थोड़ी देर तक जब आंच उस पर लगातार आग लगती है नीचे की ओर से तो वो धीरे धीरे करके गर्म होता है। ऐसी घटना यहां नहीं हो रही है। यहां पे जैसे प्रकाश पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहला प्रेक्षण ये था। दूसरा ये कहते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम मान से अधिक होने पर ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस आवृत्ति के इस न्यूनतम मान को, आवृत्ति के इस न्यूनतम मान को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दूसरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसा नहीं है कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। आपतित जो प्रकाश होना चाहिए उसकी आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। यदि उस निश्चित आवृत्ति से कम है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होगी, और यदि उससे अधिक है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। तो दो पॉइंट मैंने आपको यहां बता दिए। तीसरा जो एक और पॉइंट इसमें दे रखा है, वह तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी में जो दिया है वो यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्या कहा मैंने? उत्सर्जित, दो ये हो गए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि इस धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे, यह निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बात पर डिपेंड है कि ऊपर से जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो कितना है। यदि ज्यादा प्रकाश आपतित होगा, देखिए तीव्रता का अर्थ है कि प्रकाश की कितनी मात्रा आ रही है। जैसे आपके पास घर में एक खिड़की है, खिड़की को थोड़ा कम खोलेंगे, इतना सा खोलेंगे तो उससे कम प्रकाश अंदर आएगा, तो तीव्रता कम है। खिड़की को पूरा खोल दीजिए तो आने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी।
तो हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। तो इसका अर्थ है कि आपतित प्रकाश की मात्रा को जितना अधिक बढ़ाएंगे, कहेंगे प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक है। तो जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, यानी कि आपतित प्रकाश की मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो यह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में जो हमने प्रेक्षण करे, आप कह लीजिए हर्ट्ज ने जो प्रेक्षण करे, वो इस प्रकार से थे। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझा और साथ ही हमने देखा कि प्रेक्षण के दौरान 3 बातों को नोट किया गया। अब आइंस्टीन ने किस प्रकार से मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का एक्सप्लेन किया, क्योंकि तरंग सिद्धांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पहली घटना थी कि जैसे ही पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन पड़े, तुरंत यहां से क्या हो गए, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। यदि यह तरंग सिद्धांत होता प्रकाश का, तो यहां पर कुछ देर तक प्रकाश पड़ता रहता, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती रहती, और थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती रहती तो बाद में जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा काफी ज्यादा हो जाती, तब इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाता, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता। लेकिन जैसे ही यहां प्रकाश पड़ा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यह बात तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। दूसरी बात, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग थी। किसी इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा था, किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कम था। तो यह भी बात प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। तो इन्हीं बातों को देखते हुए तीसरी बात यह थी कि हमने बताया कि जब धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अन्यथा नहीं होते। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हमने कहा था, कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। तो इन सब कारणों को हम कह सकते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत या प्रकाश को तरंग मान करके यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। बाद में आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को अपना करके उसके द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बिल्कुल सफलतापूर्वक व्याख्या करी। तो अब देखते हैं आइंस्टीन ने किस प्रकार इस पूरी की पूरी घटना को एक्सप्लेन किया था। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश आ रहा है तो उसके अंदर मैक्स प्लांक ने कहा था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन। और उनमें से वो जो ऊर्जा के पैकेट है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम कह रहे हैं। तो वो जो क्वांटम है, वह हमारा क्या है, क्वांटम की ऊर्जा कितनी है, हम जानते हैं एक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर किसके होता है, h न्यू के। ये E बराबर h न्यू होती है। अब समझिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। आइंस्टीन ने कहा कि ये मान लेते हैं धातु का पृष्ठ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है और इनके ऊपर से क्या आ रहा है, प्रकाश आपतित हुआ, यहां से प्रकाश आया, ये प्रकाश यहां आया। दूसरा हमने कहा एक प्रकाश यहां पर आ गया। तो पहली बात तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करी कि जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश क्यों होना चाहिए, जिसको हमने देहली आवृत्ति कहा, कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो हम कहेंगे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। क्यों ऐसा होता है, इसको समझिए। आइंस्टीन ने कहा कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई प्रकाश आता है तो ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में है, बंडलों के रूप में है। और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम की जो ऊर्जा है तो E बराबर h न्यू है। ये पूरी की पूरी ऊर्जा, हमने उसने कहा कि ऊर्जा का जो एक पैकेट होता है वह ऐसा नहीं है, तरंग सिद्धांत जैसा कहता है कि तरंग में ऊर्जा पूरी की पूरी सब में फैल जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकाश कणों के रूप में आ रहा है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आ रहा है। तो जैसे ही किसी एक इलेक्ट्रॉन पर यह ऊर्जा का पैकेट पड़ता है, वह इलेक्ट्रॉन पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। पूरी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, बढ़ती नहीं है सब में। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन सामान्य परिस्थितियों में धातु से बाहर नहीं निकल पाता था। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये धातु के अंदर जो जिन से ये इलेक्ट्रॉन निकले होंगे
क्योंकि धातु क्या करते हैं, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं, धनायन बना देते हैं। तो इस धातु के भीतर क्या होंगे, बहुत सारे धनायन होंगे। वह धनायन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, धातु के अंदर गति कराने के लिए तो स्वतंत्र रखते हैं, लेकिन यदि धातु के पृष्ठ से बाहर जाए तो इसको आकर्षण बल से अंदर खींच लेते हैं। तो अब जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर ये क्वांटम की ऊर्जा मिली, इसे प्रकाश के एक कण की ऊर्जा मिली, इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने लगा। लेकिन बाकी धनायनों ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा। अब यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनर्जी जो सीधे किसके अनुक्रमानुपाती है, आवृत्ति के। यदि आवृत्ति कम होगी तो उस क्वांटम की ऊर्जा भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा भी कम मिलेगी। यदि ऊर्जा कम मिलेगी तो वह इन धनायनों के द्वारा जो आकर्षण बल लगा रहे हैं उसको विजय करके पार नहीं निकल पाएगा। इसका अर्थ है कि धन आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा है वो हो गया ज्यादा, और प्रकाश के द्वारा एक क्वांटम की जो उसको ऊर्जा मिली वो रह गई कम। तो अब जैसे ही आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आवृत्ति के बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो अब आपतित प्रकाश का जो फोटोन है, जिसकी ऊर्जा है hν, उसका मान भी बढ़ेगा। अब उसका मान एक निश्चित मान से अधिक होने का अर्थ है कि वो निश्चित मान का अर्थ है कि इसको इतनी ऊर्जा मिले कि इन धन आयनों के अंदर, धातु के अंदर जो धन आयन है, उनके आकर्षण बल को हरा करके यह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाए। तो इस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी धातु का कार्यफलन कहते हैं। यह सब धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो क्या शब्द हमने प्रयोग किया, कार्यफलन का। तो हम कहते हैं धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहा हमने, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। यह सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है, सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो पहली बात तो यह समझ में आपको आ गई होगी कि कार्यफलन का अर्थ है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को मिले और वह धातु का पृष्ठ से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो बाकी धन आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध क्या हो, धातु का पृष्ठ छोड़ करके बाहर निकल जाए। जो न्यूनतम ऊर्जा उतनी होगी उसी को उस धातु का क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। और वो जो देहली आवृत्ति होगी, उस देहली आवृत्ति ही यदि h से गुणा कर दी जाए तो वही हमारी क्या होती है, कार्यफलन के बराबर होती है। तो कार्यफलन को ये W से रिप्रेजेंट करूं, बहुत सी जगहों पर इसे फाई से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो ये होता है hν0। किसके बराबर आता है कार्यफलन, W या फाई, या किसके बराबर होगा, hν0 के बराबर। जहां ν0 क्या है, देहली आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, जहां ν0 क्या है, देहली आवृत्ति। इसीलिए हम कहते हैं इस देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपने डाला तो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाए। इसलिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को इस देहली आवृत्ति से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएंगे। तो पहली बात यहां पर स्पष्ट हो गई कि ऐसा क्यों होता है। अब दूसरी बात कि जैसे ही इन्होंने कहा कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी, जो पहला नियम था वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश क्या है, कणों के रूप में आ रहा है। जैसे ही किसी कण को, इलेक्ट्रॉन को कण की ऊर्जा मिलती है, क्वांटम मिलता है, तुरंत वो क्या होता है, एक्साइटेड होकर के धातु के पृष्ठ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका कार्यफलन कहते हैं। पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन धातु पर कहां स्थित है। हमने दो इलेक्ट्रॉनों की बात करी, एक यहां पर और एक यहां पर। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही ऊर्जा मिली, E = hν। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा भागेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसका वेग कम होगा, ये धीरे धीरे इधर कम चलेगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन धातु के सबसे ऊपरी सतह पर है,
तो जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिला, इसको केवल धन आयनों के विरुद्ध काम करना पड़ा कार्यफलन के रूप में, और यह धातु के पृष्ठ से बाहर निकल गया, तो इसकी ऊर्जा कम खर्च हुई। तो यदि इस ऊर्जा का मान हो ज्यादा, इस ऊर्जा का मान हो कम, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कीजिए। इसको जैसी क्वांटम से ऊर्जा मिली, इसकी कुछ ऊर्जा तो धातु के भीतरी सतह से धातु के ऊपरी सतह तक आने में खर्च हो गई। अरे भाई, आप ये सोचिए कि आप किसी कमरे में हैं, बंद हो रखे हैं, या आप ये कहिए कि आपकी क्लास में काफी सारी भीड़ है, आपके क्लास के जो मैं कह सकते हैं टीचर हैं, वह आपको कोई चीज बांट रहे हैं, कॉपियां बांट रहे हैं। तो उसने कहा रोल नंबर 1, वो आगे ही बैठा था, वो फट से आया, कॉपी लेके चले गया। कहा रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 तो पीछे खड़ा था, उसको पीछे से आगे आने के लिए बाकी बच्चों के बीच से घुस करके ऐसे से निकल करके टीचर तक पहुंचने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है, उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ठीक वही बात यहां हो रही है। इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए पहले बीच के इलेक्ट्रॉन और बीच के आयनों के प्रतिकर्षण बल से गुजरते हुए ऊपर तक जाना है। तो कुछ ऊर्जा यहां से लेकर यहां तक उसकी पहुंचने में खर्च हो जाती है, और कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होगी। तो अब उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा खर्च होगी। किसकी तुलना में, धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के तुलना में। इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होगी और इस वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। दूसरी बात, ये कहते हैं धातु की आपतित जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति को जैसे ही बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यह भी स्पष्ट हो गया। इसलिए स्पष्ट हो गया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली कुल ऊर्जा, क्वांटम की ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ज्यादा बढ़ेगी, कार्यफलन तो फिक्स है कि इतनी ही ऊर्जा खर्च होनी है धातु के पृष्ठ से निकलने के लिए, इससे ज्यादा नहीं निकलनी। अब जितनी ज्यादा आप आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो टोटल ऊर्जा होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक कार्यफलन के रूप में, एक गतिज ऊर्जा के रूप में। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं, लिखते हैं कि क्वांटम की कुल ऊर्जा जो E है वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक E इजिकल टू एच न्यू जीरो कार्यफलन के रूप में, जहां मैंने लिखा है W5 न्यू जीरो कार्यफलन के रूप में, प्लस शेष ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि 1/2 ME इलेक्ट्रॉन का, और साथ में V² यानी कि वेग। या आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, E बराबर एच न्यू जीरो प्लस EK यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते थे। अब E बराबर में किसका होता है, एच न्यू के बराबर होता है, यह हमारा सूत्र है। तो क्या आ जाएगा, E बराबर एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस EK। तो आपको कोई कहे गतिज ऊर्जा का क्या मान होगा, तो EK बराबर एच न्यू जीरो इधर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, तो EK बराबर क्या हो जाएगा, H कॉमन, न्यू माइनस न्यू जीरो। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। और EK की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, 1/2 MeV² H न्यू माइनस न्यू जीरो। ये क्या क्या चीजें हैं, ये है हमारी जहां न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है न्यू, और न्यू जीरो क्या है, यह है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो इन दोनों का अंतर जितना ज्यादा होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और देहली आवृत्ति का अंतर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की हेल्प से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या करी, व्याख्या करी। और अब यहां पर देखिए साइंटिस्टों को एक बात समझ में आ गई। अब मुझे लगता है ये तो आपको पूरा समझ में, ये तो बीच का पोर्शन हमारा पहले का था, मैंने मिटा दिया। तो अब यहां पर हमारे को दो बातें समझ में आ गई कि प्रकाश कुछ इस प्रकार का है कि कुछ कुछ जगहों पर वह तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हाइगेंस
व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं से प्रकाश को तरंग सिद्ध नहीं कर पाता। इसका अर्थ है हाइगेंस ने वो सिद्ध करा था और वो एक सही एक्सप्लेनेशन था, सही व्याख्या थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो क्या कहा? प्रकाश की व्यतिकरण तथा विवर्तन घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है। तो पहली बात ही आ गई कि व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं ऐसी हैं जो सिद्ध करती है कि प्रकाश क्या है, उसकी प्रकृति तरंग प्रकृति है, वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश की प्रकृति कणिका रूप में है, तो एक घटना ने सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है, तरंग। दूसरे सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है, कणों के रूप में है। तो अब वैज्ञानिकों को यह बात समझ में आ गई कि भाई जो प्रकाश है वो दोहरा व्यक्तित्व रखता है, उसका जो व्यवहार है दोहरा है। वो कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी कभी वो क्या करता है, कणिका के रूप में व्यवहार करता है। यह है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या कहा? इसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये ड्यूल नेचर है प्रकाश का कि वो कणिका के रूप में भी है, वो तरंग के रूप में भी है। अब जब हमने आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि मैंने कहा था यदि आप तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा में और प्रकाश की तीव्रता आई के बीच में जब आप ग्राफ खींचते हैं तो मैंने कहा था आपका ग्राफ कैसे आता है, मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार से आता है, ऐसे आता है। जबकि थ्योरेटिकल कैसे आना चाहिए था, थ्योरेटिकल सीधे ऐसे आना चाहिए था, ये यहां से ऐसे बढ़ जाना चाहिए था। अगर प्रकाश की केवल तरंग प्रकृति होती तो उसका ग्राफ सीधे ऐसे ऊपर जाता, वो नीचे नहीं आता। लेकिन प्रकाश के कणिका सिद्धांत की उत्पत्ति से या कणिका सिद्धांत सिद्ध होने से यह समझ में आ गया कि यह ग्राफ ऊपर जाकर के नीचे क्यों आता है, क्योंकि प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोनों है, तरंग वाली भी है और कणिका वाली भी है। तो इस प्रकार से साइंटिस्टों ने ये जो हमारा एक कह सकते थे जो चीज समझ में नहीं आ रही थी, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस आ रहा था, वो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के द्वारा वो भी क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज जो हमारा टॉपिक था जिसमें कि हमने यह समझा कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार से प्रकाश के तरंग सिद्धांत क्या था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या था, कैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझते हैं, आइंस्टीन ने कैसे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लेकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करी, और अंत में निष्कर्ष निकला कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है। वो जहां एक तरफ तरंग की भांति व्यवहार करता है वहीं दूसरी तरफ वह कण की भांति भी व्यवहार करता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।